बहुत बड़ा आज एहतजाज किया गया। मार्शल लॉ लग सकता है। अगर इमरान खान चोर हैं तो सब चोर हैं। अली अमीन गड्डापुर जितनी आजादी से घूम रहे हैं ना, ये एवं नहीं होता। पाकिस्तान की एक भी सियासी जमात नहीं है जो इस इलेक्शन प्रोसेस से मुतमईन हो। एक दो जनरल के सामने बैठे हो तो वो शहबाज शरीफ साहब ओंजी मान जाते हैं। गर्मी सर्दी ज्यादा हो गई थी तो फिर उसके बाद जनरल नदीम ने एक्चुअली उनको, जनरल बाजवा को कहा था कि भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे से काफ़ी एक रौला पड़ा हुआ है कि जनाब मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि जनाब ये जो तहरीक अदम एतमाद है वो हम जो है वो जनरल बाजवा के कहने के ऊपर लेकर आए थे। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत से चैनल्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ जियो पे भी मैंने देखा, जंग में भी मैंने देखा, समा, मतलब तकरीबन सारे ही चैनल्स के ऊपर जो है इसकी तरदीद चली। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर, अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि 15 महीने पहले मैंने इस वाक़े को ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया हुआ था। बल्कि मैं ये कह सकता हूं बिल्कुल विद कंफर्मेशन कि आई वाज द फर्स्ट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान जिसने एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था, उस मीटिंग में क्या हुआ था, मैंने ये बात 15 महीने पहले रिपोर्ट कर दी थी। थोड़ी देर में वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको ये अभी भी जो रिपोर्ट हो रहा है मुख्तलिफ चैनल्स पे कंप्लीट डिटेल नहीं रिपोर्ट हो रही। मैं ऑलरेडी 15 महीने पहले एग्जैक्ट डिटेल रिपोर्ट कर चुका हूँ। थोड़ी देर में आपके सामने जो है वो मैं क्लिप भी अभी दिखाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जीडीए की जानिब से एक बहुत बड़ा आज एहतजाज किया गया, उसको भी कवर करेंगे। इन तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। और मार्शल लॉ लग सकता है, ये कौन कह रहा है, इसकी भी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। लेकिन एंड तक आप इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप इस सिलसिले में क्या राय रखते हैं। सबसे पहले जनाब खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जरा दो चार खबरें शामिल कर लें। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया है और खत में कहा है कि अदालती फैसलों के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं है। अब वो बेसिकली ये टेक्निकलिटी जो है वो लेकर आ रहे हैं बीच में कि भाईजान चूंकि मैं तो छाटता है, मैं तो इस्तीफा दे दिया तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी है। मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इख्तियार से तजावुज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं हूं। मैं 10 जनवरी को इस्तीफा दे चुका हूं जिसे सदर ने मंजूर कर लिया। सो बेसिकली अब आप समझ सकते हैं कि ये इस्तीफा क्यों दिया गया था, ताकि फेस ना करना पड़े सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को इस केस की समाअत करेगा, यानी अगले हफ्ते। और उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुस्तफा हिलाली जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा होंगे। और इस सिलसिले में दरख्वास्त गुजार को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नवाज शरीफ साहब का जो कौमी असम्बली का हल्का था NA 15 मानसेरा, जहाँ से वो इलेक्शन हार गए थे, इससे पहले उनकी जो दरख्वास्त थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि उनके वकील वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो फिर दोबारा जो है वो इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है। 3 रुकनी जो है वो कमीशन का जो बेंच था उसने इसकी समाअत की। नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून जो लास्ट टाइम पेश नहीं हो सके थे, लेट आए थे, इस मरतबा वो टाइम के ऊपर आए। उन्होंने कहा कि मेरी ताख़ीर से आमद पर अज़रदारी मुस्तरद की गई। NA 15 में वोटों की दोबारा गिनती नहीं हुई। कई पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती के बगैर फॉर्म 47 जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन हमें मौका दे साबित करेंगे। कई पोलिंग स्टेशन के वोट नहीं गिने गए। हमारे पास तमाम पोलिंग स्टेशन के ओरिजिनल फॉर्म 45 मौजूद हैं। बाद में इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेरा से नवाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर करके उज़रदारी बहाल कर दी और इस हवाले से समाअत 20 फरवरी को होगी, अगले हफ्ते। ये भी अगले हफ्ते। तो मतलब अब आप ज़रा 1 मिनट के लिए अगर उठा के देखें ना पूरे होराइजन पे, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की एक भी सियासी जमात नहीं है जो इस इलेक्शन प्रोसेस से मुतमईन हो। हम तो ये समझ रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसाइल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIFA, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है, आज ही उनका बयान आया कि जनाब पंजाब में हमारे वोट के ऊपर डाका डाला गया है। नून लीग जो है वो नवाज शरीफ का केस लेके वहाँ पे पहुंची है, बल्कि इवन खैबर पख्तूनख्वा का, पूरा खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर नून लीग को भी एतराज़ है कि जनाब यहाँ पे रिजल्ट जो है वो हमारे मुताबिक नहीं आए। तो इसलिए अक्रॉस द बोर्ड तमाम जमातों ने जो है वो इलेक्शन 2024 के हवाले से जो है वो अपने एतराज़ात सामने रख दिए हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कमेटियाँ बनाई गई थी जिन्होंने आगे फॉर्मूला बनाना है कि मामला चलेगा किस तरह, तो उनके दरमियान बातचीत जारी है। और ख़बर ये आई है कि स्पीकर के ओहदे के लिए साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम जो है वो लिया जा रहा है। ताहम मौजूदा स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब भी जो हैं वो कंटिन्यू करने के ख्वाहिशमंद हैं। तो ये वैसे राजा परवेज़ अशरफ साहब के बारे में बताया जाता है कि लास्ट टाइम जब PDM की गवर्नमेंट बनी थी तो राजा परवेज़ अशरफ साहब एक्चुअली खुद उठ के चले गए थे जरदारी साहब के पास
और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे स्पीकरशिप चाहिए। उन्होंने खुद मांगी थी जाके, तो उस वक्त उनको मिल गई थी। तो इस मरतबा आप देखते हैं कि वो कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते। तो लेकिन कहा जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनके ज़्यादा चांसेस बताए जाते हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे के ऊपर जो है वो नजरें जमाई हुई हैं। और रवायत तो ये है कि पंजाब से अगर स्पीकर होता है, जो कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों जो रहनुमा जिनके नाम आ रहे हैं दोनों पंजाब से हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो कोई डिप्टी स्पीकर लिया जा सकता है। इससे पहले जो है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, फैसल करीम कुंडी और जाहिद इकराम दुरानी जो है डिप्टी स्पीकर ऑलरेडी रह चुके हैं। हज़ारा डिवीज़न से मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवार सरदार मोहम्मद यूसुफ भी जो है वो डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए एक फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। तो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी नशिस्त हारने के बाद सरदार यूसुफ जो है वो डिप्टी स्पीकर के मजबूत उम्मीदवार हैं। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चेयरमैन सेनेट का ओहदा मांग लिया है कि जी वो हमें चाहिए। और उसकी दौड़ के अंदर कहा जा रहा है कि अगर तो इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना ना बने तो हो सकता है कि चेयरमैन सेनेट बन जाए। और अगर वो ना हुए और वो वज़ीर ख़जाना बने तो फिर आज़म नज़ीर तारड़ का नाम लिया जा रहा है कि उनको मुस्लिम लीग नून जो है वो चेयरमैन सेनेट देखना चाहती है। देखते हैं अब ये कुरैय फ़ाल जो है वो किसके नाम लिखता है। जहाँ पे कुरैय फ़ाल की बात हो रही है तो साले जाफ़र साहब ये भी मेरे बड़े पसंदीदा सहाफ़ी हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने एक ख़बर दी है जंग में, और जंग के अंदर ये ख़बर छपी है। उसमें कहते हैं जी तहरीक इंसाफ की सियासत में हुर्फ तहज ऐन की अमलदारी जो है दोबारा शुरू हो गई। ये जो ऐन का लफ्ज़ है, उस्मान बुज़दार ऐन से इमरान खान, उसके बारे में कह रहे हैं कि जी इसकी अमलदारी दोबारा शुरू हो गई है। और जुमेरात को इसकी जानिब से वज़ारत उज़्मा के लिए उमर अयूब को उमर ऐन को उम्मीदवार नामजद किया गया, जिसका नाम ऐन से शुरू होता है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के स्पीकर के तौर पर जिस रुकन असम्बली की नामजदगी अमल में आई उनका नाम आकिबुल्ला है, जो हर्फ ऐन से शुरू होता है। इससे पहले जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर का नाम जो है वो सामने आया। तो उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बड़े इस पर दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ जो एक्चुअली लिखी थी वो सलमान असम साहब हैं, दुनिया के एंकर पर्सन हैं। उन्होंने एक्चुअली इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। मेरे ख्याल में साले जाफ़र साहब की नज़रों से गुजरा, उन्होंने कहा चलो पूरी खबर बना के चेप दो। उन्होंने शायद मे बी ये खबर जो है वो इस तरह बनाई हो। अच्छा जी, इसके अलावा नौमुंतखब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MN ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन को जनाब नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। और इस बात का दावा जो है वो उमर अयूब साहब जो प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट के लिए कैंडिडेट हैं उन्होंने एक बयान में किया है। उन्होंने कहा कि नौमुंतखब PTI MN ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन को सियालकोट से अगवा किया गया। असलम घुम्मन को PTI छोड़कर नून लीग में शामिल होने पर मजबूर किया जा रहा था। धांधली और असलम घुम्मन की जबरी गुमशुदगी की शदीद मजम्मत करते हैं। असलम घुम्मन जो है हल्का NA 74 से इलेक्शन जीते थे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो नामजद उम्मीदवार हैं उमर अयूब साहब, उनको आज एक बड़ा रिलीफ मिला। उन्होंने अपनी ज़मानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। वहाँ पे उन्होंने हिफाजती और राहदारी ज़मानत के लिए दरख्वास्तें दायर की। उनके खिलाफ जो है मुल्क भर में 23 मुख्तलिफ मुकदमात हैं। तो बाबर अवान साहब जो है पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए, मीडिया से उन्होंने बाद में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम हिफाजती ज़मानत के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना के साथ बैठने के लिए पार्टी में मौक़िफ़ पेश कर दिया। मौलाना से 2 सवालात हैं, क्या वो वफाकी हुकूमत को जायज़ तस्लीम करते हैं, और दूसरा कि आप अपना रेट तो नहीं बढ़ा रहे। तो ये बाबर अवान साहब जो है उस मौके के ऊपर मौलाना फजल रहमान को ये ताने तशने दे रहे हैं जब भी कल असद कैसर साहब उनके घर से होके आए, तो वो उनसे कह रहे हैं कि जी आप अपना रेट तो नहीं बढ़वा रहे। तो बाद में जो है वो उमर अयूब साहब को जो है वो ज़मानत मिल गई पेशावर हाई कोर्ट से, उनको जो है वो रिलीफ मिल गया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब ने कहा कि जी हमारी गुज़िश्ता रोज़ की मीडिया से गुफ्तगू को सियाक़ो सबाक से हट कर पेश किया जा रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि जब आपकी गुफ्तगू आपने की है तो वो सियाक़ो सबाक से हटती किस तरह। अभी तो जो आपने बात खुद की है वो हुआ ये है कि पिछले 24 घंटे में बड़ा टिका के एक सुनामी आया है तनकीद का और प्रेशर का कि जनाब गए कितने हो जाके, मतलब यही मौलाना फजल रहमान साहब के पास आप चले गए। खैर, उन्होंने कहा कि मीडिया गुफ्तगू से गलत तासुर लिया जा रहा है, इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन और अदालतों से इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। हम सिर्फ अपने इलेक्शन कमीशन और अदालती निज़ाम से इंसाफ के तलबगार हैं। किसी गैर मुल्की की हमारे इंतखाबात समेत दाखिली मामलात में मुदाखलत और बयान के हक़ में नहीं है। गैर मुल्की नासिर की हमारे अंदरूनी मामलात से मुतल्लिक बयानात के हक़ में भी नहीं है। ये बेसिकली वो जो अमेरिका वाला जो मैसेज दिया था ना, ख़ास तौर पे वे अमेरिका गल सुन साड़ी, ये बेसिकली उसके बारे में कह रहे हैं कि नहीं जी वो हमारा तासुर जो है वो गलत चीज़। भाई तासुर आपने जो कहा है वही है। वहाँ पे उन्होंने आप लोगों ने खड़े होकर वहाँ पे कहा कि जनाब वैसे तो हम पूरे जो है इंटरनेशनल लॉबी है हम सबसे ही मुखातिब हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अमेरिका। तो जब आप ख़ास तौर पे अमेरिका आपने को 35 दफ़ा तो अमेरिका बोला उसके अंदर, तो जब आपने अमेरिका कहा है तो फिर जाहिर बात है आपके ऊपर क्रिटिसिज्म तो होगा।
इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का जनाब दोबारा एक दफ़ा रब्ता हो गया, कुट्टी हो गई थी आपस में, दोबारा रब्ता हो गया। तो जमात इस्लामी के तर्जुमान कैसर शरीफ साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि जी PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच को टेलीफोन किया है और उन्होंने फ़ोन की गुफ्तगू के दौरान कहा कि इस तरह के अमल पर सिराजुल हक का मौक़िफ़ उसूली है, इस तरह के अमल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं वफाकी सतह पर भी होना चाहिए। लतीफ़ खोसा ने बताया कि आज मेरी इमरान खान से मुलाकात है, मुलाकात के बाद जमात इस्लामी की क़यादत से रब्ता करूँगा। इस मौके पर लियाकत बलोच ने कहा कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। अच्छा जी, इसके अलावा अब आ जाए ज़रा जनरल बाजवा के हवाले से। ये जो इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि जी जनरल बाजवा ने जो है वो हमें कहा था कि आप जो है वो तहरीक दमतमाद लेकर आए, और मेरी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो हैं वो उनके कहने के ऊपर हम तहरीक दमतमाद लेकर आए थे। भाईजान, मैंने 6 दिसंबर 2022, ये आज से 15 महीने हो चुके हैं इस बात को, मैंने उस वक्त वीलॉग किया था और मैंने सबसे पहले तफसीलात जो हैं वो चंद शेयर की थी इन मुलाकातों के हवाले से, क्या कुछ हुआ है और जनरल बाजवा के ज़राए ने उस वक्त हमें क्या बताया था। तो 26 मार्च 2022 को ये मुलाकात हुई थी एक मेस के अंदर, ठीक है, और उस मेस के अंदर कौन कौन था, मुलाकात में क्या कुछ हुआ, 15 महीने पहले मैंने जो खबर दी थी आज उसी की बाज़गश्त जो है वो हर जगह हो रही है। मैंने क्या बताया था, सुनिएगा ज़रा। इमरान खान साहब की जानिब से एक मैसेज जाता है जनरल बाजवा को कि आप इनको कन्विंस करें, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि मैं ये कर सकता हूं कि आपको बिठा सकता हूं इकट्ठे, आप लोगों के मुज़ाकरात करवा सकता हूं, लेकिन मैं डंडे के जोर के ऊपर ये नहीं करवा सकता कि मैं उनसे कहूं कि तहरीक दमतमाद आप वापस ले लें। तो उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से प्रपोजल जाता है कि जी आप अच्छा इनसे ये कहिए कि ये अपनी तहरीक दमतमाद वापस ले लें, मैं इलेक्शन करवा देता हूं। तो 26 तारीख को, 26 मार्च को एक मेस के अंदर, मेस की लोकेशन मैं डिलिबरेटली नहीं बता रहा वरना वो भी मुझे बताई गई है, एक मेस के अंदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और शायद उनके बेटे भी साथ थे, इनके साथ जनरल बाजवा की मीटिंग होती है और इसके अंदर DGISI, मौजूदा DGISI भी शामिल थे, वो भी वहां पे बैठे हुए थे, उनके साथ वो मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर ये बताया जाता है कि जी उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये ऑफ़र कर रहे हैं, आप अपनी तहरीक दमतमाद वापस ले लें। मुज़ाकरात चल रहे होते हैं। जनरल बाजवा का ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब फिर भी कुछ हद तक इस मामले पे कन्विंस्ड हो रहे थे कि हाँ ठीक है, हम ये कर लेते हैं, तहरीक दमतमाद वापस ले लेते हैं और इमरान खान साहब इलेक्शंस कॉल कर दें। लेकिन आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी बिल्कुल नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा जी हम इमरान खान पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, अब इनकी किसी बात पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और मामला हीटअप होना शुरू हो गया। और इस मौके, इस मीटिंग के अंदर, ये जो 26 मार्च की मीटिंग थी, इसमें बिलावल भुट्टो और जनरल बाजवा के दरमियान तल्ख कलामी भी हो गई इस मौके के ऊपर, क्योंकि उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बात भी कह दी कि जनरल साहब आप हमें इतना ये जो पुश कर रहे हैं ना, वी विल गो पब्लिक विद दिस, मतलब उन्होंने एक किस्म की धमकी दी कि वी विल गो पब्लिक विद दिस, ये जो कुछ आप हमारे साथ कर रहे हैं। तो वहां पे जनरल नदीम ने फिर उनको ये कहा, जनरल बाजवा को, कि जी बस हमने अपना जो काम था मेरे ख्याल में कर दिया है, अब इससे मजीद हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद उस डिस्कशन को उधर ही रोक दिया गया। और अब अगर आप टाइमलाइन उठा के देखें कि इमरान खान साहब ने, वैसे अगर मैं सिर्फ टाइमलाइन की बात करूं, इमरान खान साहब ने अभी जो इमरान रियाज को एक इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मैंने जनरल बाजवा को कह दिया था आप मुझे बता दें आप मेरे साथ हैं या उनके साथ हैं। तो ये बेसिकली 26 मार्च की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 26 मार्च तक इमरान खान साहब वेट करते रहे कि किसी तरह जनरल बाजवा इनको कन्विंस कर लें कि तहरीक दमतमाद वापस ले लें, तो मैं इलेक्शंस कॉल कर देता हूं। जब ये वाली मीटिंग नहीं हो सकी, इसमें से रिजल्ट नहीं निकल सका, तो साथ ही गालबन 27 या 28 तारीख को इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के उस जलसे के अंदर वो साइफर हिला दिया। तो ये जनाब आपने गुफ्तगू सुनी। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको ये बात कही थी कि वहाँ पे जनरल फैज़ नहीं थे, मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब से गलती होगी, बल्कि शहबाज गिल ने पहले जो है वो एक ट्वीट ठोक दी थी कि जनाब ये जनरल बाजवा और जनरल फैज़, ये देखें हम तो जनरल फैज़ का नाम भी सुन के परेशान हो गए। बाद में उन्होंने एक और ट्वीट खड़काई कि जी वो मेरी ना जनरल फैज़ ना गल होगी। उन्होंने कहा भाई मैं तो DGISI था नहीं, तो मेरा नाम क्यों बीच में, मुझे तो पेशावर उन्होंने भेज दिया हुआ था, तो मेरा नाम क्यों। तो उन्होंने कहा ओहो सॉरी मैं तो आई टेक माई वर्ड्स बैक, यही कहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो ज़रा थोड़ा ध्यान दे दिया करो ना, एडी डोंट जंप द गन, मतलब थोड़ा सा वेट कर लिया करें। तो असल कहानी जो है वो मैंने आपको पहले बता दी थी
कि बेसिकली जो कुछ हुआ था उस मीटिंग के अंदर, कि जनरल नदीम ने एक्चुअली उनको, जनरल बाजवा को कहा था कि भाई हमने जो कितना कोशिश करनी थी, बेसिकली वो गए उस चक्कर में थे कि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में ना जाएं, इमरान खान साहब के खिलाफ आप इसको वापस ले लें, इमरान खान जो है वो इलेक्शन का ऐलान कर देगा। लेकिन उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान बेसिकली दोनों जो है इस बात के ऊपर फंस गए थे। शहबाज शरीफ साहब कुछ हद तक जो है ना और 50-50 हो गए सन। और वैसे भी आपको पता है कि अगर एक दो जनरल अगर सामने बैठे हो तो वो शहबाज शरीफ साहब ओंजी मान जाते हैं, तो भाव जो मर्जी मना लो, लेकिन वो बाकी दो जो है ना वो फंस गए थे। और यहाँ पे जनरल बाजवा और बिलावल भुट्टो के दरमियान तो आपस में काफ़ी हो गया था। बिलावल भुट्टो ने तो यहाँ तक मतलब उस वक्त ये कहा कि जी फिर हम पब्लिक हो जाते कर लेते हैं कि आप हमें तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद वापस लेने का कह रहे हैं। तो जब गर्मी सर्दी ज़्यादा हो गई थी तो फिर उसके बाद ये जो दोनों जनरल्स हैं इन्होंने कहा कि नहीं, हम मामले को बट ठीक है, जो हमने करना था हम कर दिए, मैसेज हमने पहुँचाना था, कोशिश करनी थी कि किसी तरह जो है वो चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन नहीं हो रही, तो ठीक है, दैट्स इट। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। आज मैं देख रहा था मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो है वो ये रिपोर्टिंग हो रही थी, चले ठीक है, जैसे मर्जी है, नो इश्यूज़। अच्छा जी, अब आ जाएँ कि जनाब जंग में एक और ख़बर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI के साथ खैबर पख्तूनख्वा में मखलूत हुकूमत बनाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो क्यों करेंगे, क्योंकि उनके पास तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन चलें ठीक है, जंग ने ये रिपोर्ट किया है। इस ज़मन में ज़राए ने बताया कि PTI खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत साजी के मामले पर जमात इस्लामी के इनकार के बाद मौलाना फजल रहमान से मदद लेने पर गौर करे। किस गल दी मदद भाई, नंबर तो उनके पास पूरे हैं। या तो उनको इस बात का शक है कि भाई साढ़े बंदे टुट जाने, या तो इस बात का शक है। खैर, उन्होंने कहा कि जी मौलाना फजल रहमान की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नशिस्तें मौजूद हैं जिस पर PTI की जानिब से JUI के साथ KP में मखलूत हुकूमत बनाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और PTI के ज़राए ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान और हम इलेक्शन से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर एक सफ़े पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ PTI और JUI के दरमियान जो है वो मुलाकात हुई थी। अच्छा जी, अब आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, जिसमें उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को भी बुलाया हुआ था और अपने मेन बड़े कैंडिडेट्स जिनके हवाले से जो है जो हार गए इलेक्शंस के अंदर और धांधली के जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उन सबको वहाँ पे बुलाया हुआ था। उसके अंदर जो रेहाना डार हैं, उस्मान डार साहब की वालदा, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। शौकत बसरा वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा भी मतलब इसके अंदर रऊफ़ हसन साहब वहाँ पे थे, सिमाबिया ताहिर वहाँ पे मौजूद थी, शेर अब्दुल मरवत थे, शानदाना गुलजार, सलमान अकरम राजा, ये सब लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद थे। रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि जी इंतखाबात में हमारी 179 नशिस्तें होनी चाहिए, हमसे 85 नशिस्तें छीनी गई। 46 नशिस्तों का डेटा हमारे पास मौजूद है और बकिया नशिस्तों का डेटा भी हम 24 घंटों में मुकम्मल कर लेंगे। हमारे मुस्तरद किए गए वोट्स की तादाद विक्ट्री वोट से भी ज़्यादा है। 2024 पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा धांधलीशुदा इंतखाबात थे। शानदाना गुलजार ने कहा कि जी इस इलेक्शन में 1.25 मिलियन वोट हमें सिर्फ कराची से मिले। कराची में इतनी नशिस्तें होने के बावजूद हमारी कोई कामयाबी नहीं है। कौमी असम्बली में 3 बजे तक हमारी 154 नशिस्तें थीं। KP से हम 42 सीट पर कामयाब हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 32 उम्मीदवारों को कामयाब किया। कई पोलिंग स्टेशन से हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया। आज के इदाद-ओ-शुमार से हमारी कानूनी टीम को भी काफ़ी मुआवनत मिलेगी। हमारे तमाम नताइज को प्रिजाइडिंग ऑफिसर और RO को नतीजा मुख्तलिफ दिया गया। धांधली हमेशा होती है, लेकिन इस वक्त धांधला हुआ है। जैसे ही रात हुई हमारे नताइज को बदल दिया गया। इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी पोलिंग स्टेशन में RO ऑफिस से लेके RO ऑफिस तक धांधली की मिसाल बनाई गई। फॉर्म 45 के मुताबिक जो नताइज आने थे उन्हें मुकम्मल तौर पर तब्दील किया गया। 8 फरवरी की रात में उनसे जिस हद तक धांधली हो सकी की गई। 8 फरवरी को जो अवाम ने वोट दिया था रात के अंधेरे में उन्हें बदल दिया गया। खुर्रम शेर जमान ने मीडिया से शिकवा किया। उन्होंने कहा जो कराची में फ्रॉड हुआ ऐसा लगता है वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, इस पर आवाज़ नहीं उठाई गई। कराची में जो MQM को नवाजा गया इस पर आवाज़ उठाई ही नहीं गई। जितना वोट PTI को अब मिला 2018 में भी नहीं मिला था। कराची से हमने 19 कौमी असम्बली की सीटें जीती हैं। सिंध के नताइज का ऐलान हो ही नहीं रहा, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों का हो रहा है। जमात इस्लामी हमारे बाद दूसरे नंबर पर थी और MQM 5वें नंबर पर थी, उसे नवाजा गया। इसको काउंटर करने के लिए जो है वो बाद में MQM ने भी जो है वो एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो PTI के खिलाफ की। मुस्तफा कमाल साहब उसको लीड कर रहे थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी साथ ही बैठे थे। तो उन्होंने उसके ऊपर फिर काउंटर किया कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, हम जो जीते हैं बिल्कुल जेन्युइन जीते हैं। इसके अलावा GDA की जानिब से जनाब एक बड़ा मुजाहरा किया गया, बड़ा जलसा किया गया। GDA की मेन क़यादत जो है जिसमें डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, पीर पिगाड़ा खुद, ये सब लोग जो हैं उसके अंदर मौजूद थे और बड़ा क्राउड, काफ़ी बड़ा क्राउड जो है वहाँ पे आया हुआ था। उन्होंने कहा कि खिचड़ी बन रही है, नई हुकूमत 8-10 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी, हो सकता है इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए।
अगर इमरान खान चोर हैं तो सब चोर हैं। मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। इमरान खान से कुछ गलतियां हुई होंगी, इलेक्शन में बड़ी तादाद में खरीदो फरोख्त हुई। इस वक्त इलेक्शन कमीशन कहा था आप इंसाफ नहीं देंगे तो लोग दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। फ़ौज हमारी अपनी है, इससे हम दूर रहने का सोच भी नहीं सकते। फ़ौज फेडरेशन की अलामत है, हमारी फ़ौज ना होती तो यहाँ भी फ़लस्तीन जैसा हाल होता। लियाकत जतोई ने भी धरने से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जी 8 फरवरी का इलेक्शन था या धांधला था? अगर ये धांधला था तो इसके पीछे कौन है? जरदारी को चौथी बार सिंध दिया गया, इसने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है? और इसके साथ साथ जनाब अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है। उस इजलास में पेशावर के पार्टी के 9 मुंतखब अरकान असम्बली उम्मीदवारों और पार्टी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में पार्टी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों और क़यादत ने इंतखाबी नताइज के हवाले से ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है कि उम्मीदवारों ने धांधली की जिम्मेदारी RO DC पेशावर आफाक वजीर पर डाली। इस इजलास में पेशावर के इंतखाबी नताइज के खिलाफ कल भरपूर एहतजाज का फैसला किया गया। अच्छा, अली अमीन गंडापुर जितनी आज़ादी से घूम रहे हैं ना, ये एवं नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। मतलब क्योंकि पहले इसी अली अमीन गंडापुर को ढूंढने के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे थे, अब जो है वो खुल के जहाँ मर्जी जलसा जो वो इजलास वगैरह मीटिंग्स वगैरह वो कर रहे हैं, ये एवं नहीं होता। मैं उन ज़्यादा डिटेल ही नहीं जानता, तुझे आप समझदार हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये उमर अयूब साहब भी जिस तरह मंजर आम के ऊपर आ गए हैं ना, ये एवं नहीं हुआ हुआ, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ हुआ होगा डेफिनेटली। अब आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। खैर, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।